हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली डूइंग ग्रेट। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर केमिस्ट्री मेंटर शकील अहमद। आज बात करेंगे इस सेशन के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स, जिसमें अभी तक हमने जीओसी कंप्लीट किया है और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हमने आपको लास्ट सेशन में क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ाया था। तो उसी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर एक और टॉपिक और लास्ट टॉपिक रहता है पहले चैप्टर का, जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। वो है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी इंक्लूडिंग योर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो बात करते हैं क्या होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। चलिए बेटा, डायरेक्टली हम अपने टॉपिक पे जाते हैं। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी एनालिसिस करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो आपके एलिमेंट्स होते हैं। दैट वेरी मच मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है बेटा? कार्बन आपको पता है बेसिक एलिमेंट है। कार्बन के साथ साथ आपको हाइड्रोजन भी मिलता है। बिसाइड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन आपको नाइट्रोजन मिलता है, आपको ऑक्सीजन मिलता है, आपको बेटा फास्फोरस मिलता है, आपको सल्फर मिलता है, आपको हेलोजेंस मिलते हैं। तो इन एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालना ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, दैट वेरी मच मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द परसेंटेज ऑफ दीज एलिमेंट्स इज कॉल्ड इज, उसी को हम नाम देते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, उसके बाद हम एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे। एक एक करके देखेंगे कौन से किस मेथड से किस एलिमेंट की और कैसे उसकी परसेंटेज निकाली जाती है। सो पहला जो इसमें जो पहली एस्टिमेशन हम करेंगे वो है एस्टिमेशन ऑफ जो बेसिक एलिमेंट्स का, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की एस्टिमेशन किस मेथड से की जाती है बेटा? उस मेथड को हम बोलते हैं लाइबिग्स मेथड। अब यहां पे मैं डिटेल में आपको वो मेथड नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्रैक्स बताऊंगा, मेथड के क्रैक्स बताऊंगा, प्रिसाइज में मैं आपको बताऊंगा होता क्या है, हमने कैसे परसेंटेज निकालनी होती है। डन, वेरी गुड बेटा। देखिए बेटा, ये आपके पास लाइबिग्स मेथड है जिसमें हम ऐसा सेटअप लेते हैं और यहां पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? कार्बन प्रेजेंट होता है। उसके अंदर अगर प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन। डायरेक्टली मैं आऊंगा अपने मुद्दे और मकसद पे। जब इसको हम हीट करते हैं विद कॉपर ऑक्साइड, तो क्या होता है? जो आपका कार्बन ये कन्वर्ट होता है, जब इसको हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? कॉपर ऑक्साइड के साथ। अपॉन हीटिंग अपॉन हीटिंग अपॉन हीटिंग बेटा, तो ये कन्वर्ट होता है किसमें? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, दिस बल्ब, इस बल्ब के अंदर पोटाशियम सॉल्यूशन रखा जाता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रखा जाता है। तो पहले इस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का वेट मेजर किया जाता है। जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और इस बल्ब के अंदर चला जाएगा, और इस बल्ब का मास, इस बल्ब का वेट वो बढ़ जाएगा, और उसी से आपको परसेंटेज पता चलती है किस एलिमेंट की? कार्बन एलिमेंट की। मेथड को हम नाम देते हैं लाइबिग्स मेथड। सिमिलरली जो आपका यहां पे हाइड्रोजन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट तो होगा, तो वो जब रिएक्ट होगा किसके साथ? कॉपर ऑक्साइड के साथ। आपका हाइड्रोजन जब इसके साथ रिएक्ट होता है कॉपर ऑक्साइड के साथ अपॉन हीटिंग, तो मैं क्रैक्स बता रहा हूं, ये कन्वर्ट होता है बेटा H2O में। साथ में यहां पे कॉपर भी निकल रहा है। ये कॉपर कहां जाएगा? ये तो बाहर निकलेगा बेटा। यहां पे जो ये वाटर है, ये वाटर कहां पे एब्जॉर्ब होता है? ये इस बल्ब के अंदर एब्जॉर्ब होता है, जिसमें आपने क्या रखा होता है? कैल्शियम क्लोराइड। तो पहले एक्सपेरिमेंट से पहले आप इसका वेट चेक करते हो, आप इसका वेट चेक करते हो। जब आप लाइबिग्स मेथड में ये एक्सपेरिमेंट ऐसे करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर आता है, तो इनका जो वेट वो बढ़ जाता है। वेट को चेक करते हैं, वेट को चेक करके आपको पता चलती है परसेंटेज। कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूं केस से। देखिए बेटा, देखिए बेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आप देखिए, आप देखिए, आप देखिए। सपोज हम यहां पे सपोजिशन करेंगे, लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड
याद रखिएगा बेटा, सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। हम सपोजिशन कर रहे हैं, आपको जो ऑर्गेनिक सैंपल दिया गया, जब आपने लाइबिगस मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, जब आपने लाइबिगस मेथड से वाटर को प्रोड्यूस किया, तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, उसी वाटर के अंदर हमने कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। तो मैं सपोजिशन कर रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका जो मास था, लेट इट्स मास इज W ग्राम्स। यहां तक तो क्लियर हो गया, बिल्कुल आसानी ने, बिल्कुल आसानी। वो जो W ग्राम्स ऑफ मास, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, ये बेटा वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो सपोज हम करेंगे जो मास यहां पे इस W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास, वो मैं यहां पे लिखूंगा, लेट द मास, लेट द मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज इक्वल टू बेटा, इज इक्वल टू X ग्राम्स। बिल्कुल आसान है ना, यहां तक तो कोई मसला नहीं है। नहीं होना चाहिए, नहीं होगा आपको, मुझे पता है आप इतने जो अच्छे होनहार बच्चे हो। ऐसे ही यहां पे W ग्राम आप ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम सपोजिशन करेंगे, लेट द मास, लेट द मास ऑफ H2O फॉर्मड किसके बराबर है? कैसे आपको पता चलेगा? चलो मैं यहां पे लिखूंगा Y ग्राम्स। आपको कैसे पता चला? यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में जब एब्जॉर्ब होगा तो उसका मास बढ़ जाएगा। उसी से आपको इसका मास पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और आप उसका मास कितना ले रहे हो। यू आर टेकिंग द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड X ग्राम्स। सिमिलरली यू आर टेकिंग द मास ऑफ वाटर फॉर्मड, दैट इज इक्वल टू Y ग्राम्स। और ये वाटर कहां पे होता है? ये आपको मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड के साथ। यहां तक तो क्लियर होगा। मैं पहले परसेंटेज निकालूंगा, मैं बेटा पहले परसेंटेज निकालूंगा। लेट मी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन फर्स्ट बाय लाइबिगस मेथड। कार्बन किस में होता है? जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन किस में कन्वर्ट होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अगर मैं बेटा यहां पे लिखूं जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कार्बन का 12 है ना, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, दो का आएगा 32, 32 प्लस 16, 32 प्लस कितना, हाँ इसका आएगा बेटा 12। ऑक्सीजन का एक का आता है 16, दो का आएगा 32, 32 तो ये आएगा बेटा 44। मतलब इसका ये है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके 44 ग्राम में, कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में, 44 ग्राम में अगर आपने कार्बन बताना होगा कितना प्रेजेंट है। शाबाश, समझिएगा बेटा, समझिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसी से तो आपको ये जो क्वेश्चंस सॉल्व करने आएंगे बिल्कुल आसानी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम्स में? 44 ग्राम्स में कितना कार्बन प्रेजेंट होगा? ये इसके 32 ग्राम से, इसके 12 ग्राम से, तो मैं लिखूंगा इसमें 12 ग्राम्स प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ही कार्बन प्रेजेंट है। अब कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट होता है? 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट होगा। अब आपको जो आपको कंपाउंड दिया जाता है जिसका मास क्या होता है? W ग्राम्स, उसमें से क्या निकल रहा है? X ग्राम्स ऑफ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। उस X ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन प्रेजेंट होगा? व्हाट यू विल डू, उसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे? मतलब मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर X ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स, हाँ कंटेन्स कितना कार्बन? दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 44। बात समझ में आई बेटा? हाँ, ये समझने की बात है। अगर मैं बता रहा हूं यहां पे 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है, तो X ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ग्राम कार्बन प्रेजेंट होंगे? तो उस X ग्राम को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा बेटा, उस X ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 डिवाइड बाय 44, आपको परसेंटेज मिलेगी। किसकी? आपको कार्बन की परसेंटेज मिलेगी। क्या मैं इसको यहां पे नहीं लिख सकता हूं ऐसे? परसेंटेज मैं लिखूंगा, परसेंटेज नोट कीजिएगा बेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू, मैं लिखूंगा मास ऑफ CO2 फॉर्मड। एम आई राइट बेटा? CO2 फॉर्मड डिवाइड करेंगे जो मास होगा किसका? मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सो सिंपल बेटा, एज इट इज। तो मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा परसेंटेज ऑफ
कार्बन विल बी इक्वल टू, चूंकि आपको यहां पे मिलेंगे x ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने बताया x ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आपको कितना कार्बन मिलेगा, हम लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू, शाबाश, मैं लिखूंगा x का मतलब x ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिवाइड करेंगे दिस मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, पहले आपने बताया W, तो चूंकि परसेंटेज निकालनी हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100 से। यस माय डियर, यू आर लिसनिंग इट करेक्टली। तो यहां पे इस इक्वेशन को अपनी नोटबुक पे नोट कीजिएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तो ये आपकी आई पहली इक्वेशन जिससे हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन की परसेंटेज निकालते हैं बाय लाइबिग्स मेथड। इस इक्वेशन को याद कीजिएगा। डन। चलिए सर आगे चलते हैं। हाँ बेटा मैं आगे चलूंगा, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब हम परसेंटेज निकालेंगे। देखिए अभी मैंने यहां पे आपको दिखाया, सपोज मास हमने जो वाटर, चूंकि जब का ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है लाइबिगस मेथड के अंदर, वो हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है किसमें, मैं क्रैक्स में, मैंने पहले ही बताया, मैं वो ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ाऊंगा। क्रैक्स आपने इस सब टॉपिक के पढ़ने हैं, वो याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे y ग्राम्स आपको क्या मिल रहा है, यू विल गेट y ग्राम्स ऑफ द वाटर, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो लाइबिगस मेथड से वो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, वो कन्वर्ट होता है वाटर में। तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता हूं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, H2O। अगर हम वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, शाबाश, हाइड्रोजन के 2 तो 2 + 16, तो टोटल आएगा 18 ग्राम्स। मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर में मैं अगर कहूं कितने ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है आप कहोगे इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जो बाकी 16 ग्राम वो किसके, वो तो ऑक्सीजन के है। हाँ, जो 16 ग्राम वो किसके, ऑक्सीजन के, 2 ग्राम किसके, वो तो हाइड्रोजन के। तो टोटल में बता रहा हूं इसका मास वो कितना है, 18 ग्राम्स। तो सवाल ये है, अगर 18 ग्राम ऑफ वाटर में 2 ग्राम ऑफ क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, मुझे बताओ फिर x ग्राम जो वहां से लाइबिगस मेथड से x ग्राम ऑफ वाटर ये निकल रहा है, उस x ग्राम ऑफ वाटर में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं जैसे आपने यहां पे लिखा, कहां गया बेटा, जैसे आपने यहां पे लिखा, तो हम यहां पे लिखेंगे x ग्राम ऑफ सॉरी y ग्राम, आपने y ग्राम लिया, y ग्राम ऑफ water contains, y gram of water contains what, 2 divided by 18, am I right? y ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर कितने ग्राम्स हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो मल्टीप्लाई क्या करना है, उस y ग्राम को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 डिवाइडेड बाय 18 से। अब बात समझ में आई बेटा, तो परसेंटेज निकालिए ना, किस चीज का वेट कर रहे हो, हम लिखेंगे बेटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, एम आर राइट, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाइड्रोजन दिस विल बी इक्वल टू, हम लिखेंगे मास ऑफ वाटर फॉर्मड, मास ऑफ, क्योंकि हाइड्रोजन किसमें, हाँ वाटर में, मैं लूंगा मास ऑफ H2O फॉर्मड। क्या करेंगे डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे बेटा मास ऑफ सैंपल और मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो आपको सब्सटेंस दिया गया था, राइट बेटा। चूंकि यू आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन, यू आर एस्टिमेटिंग द परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन, देन व्हाट यू हैव टू डू नथिंग, कुछ नहीं करना है, बस आपने यहां पे लिखना है परसेंटेज, मैं लिखूंगा शॉर्ट में किसकी, हाइड्रोजन, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ H2O फॉर्म होती है। तो x y ग्राम्स वाटर के निकलेंगे, और y ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 18 इनटू मास ऑफ वाटर फॉर्मड, दैट इज इक्वल टू y ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट इज इक्वल टू W इनटू मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100 से, आपको परसेंटेज मिलेगी। तो ये इक्वेशन भी आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, ये सो सिंपल एज इट इज है। शाबाश, वेरी गुड माय डियर लवली स्टूडेंट्स, माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हमें रॉक करना है बेटा, रॉक करना है। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए ऐसे प्रिपेयर करेंगे, आपके बोर्ड में बराबर मार्क्स आनी चाहिए, एक भी मार्क्स आपका नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। हाँ आगे चले, अब क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। देखिए बेटा आपका क्वेश्चन क्या है, यह फर्स्ट क्वेश्चन, मैं कुछ ही क्वेश्चंस यहां पे कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस ये तो आपको खुद आएंगे। देखिए कैसे, 0.45 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जा रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और देखिएगा आपके क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सा पैरामीटर दिया गया है और कौन सा पैरामीटर आपने निकालना है।
ओके डन। यू हैव 0.45 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब इसकी हम कंबशन करते हैं इसी लाइबेग्स मेथड के अंदर, तो वहां से आपको 1.10 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है एंड 0.3 ग्राम्स वाटर। देखिए यहां पे बेटा हम पहले लिखेंगे गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर। गिवन वो तो सब आपको यहां पे पता चल रहा होगा। मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस में लिखूंगा मास ऑफ ऑर्गेनिक, मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके बेटा, बिल्कुल आसानी ना। यस माय डियर, मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू हाउ मच, वो है 0.45 ग्राम्स। पहले मैंने आपको इक्वेशन बताई, आपने इन वैल्यूज को उठाना है, उस इक्वेशन में ठोकना है तो आपका आंसर आएगा। देखिए when analyzed by combustion gave कार्बन डाइऑक्साइड का मास यहां पे देखिए वो भी दिया हुआ है, इट इज 1.10 ग्राम्स राइट एंड 0.30 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो वाटर तो आपको यहां पे कितना दिया गया है 0.3 ग्राम्स। ये आपके एक्स ग्राम्स है, ये आपके एक्स ग्राम्स है। तो इन्हीं एक्स ग्राम्स में से हमने क्या निकालना है, we have to find out the percentage of the carbon and hydrogen, calculate the percentage of carbon and hydrogen। बताओ कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए जरा मुझे बताओ क्या करेंगे। इक्वेशन आपने याद रखी होंगी, हम लिखेंगे परसेंटेज किसकी, कार्बन की। किसके बराबर होता है 12 डिवाइडेड बाय 44, क्योंकि हमने x ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में देखना है, मल्टीप्लाई करते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म दैट इज इक्वल टू 1.10 डिवाइड करेंगे मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू 0.45। परसेंटेज निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100, जो वैल्यू आएगा उतनी परसेंटेज किसकी होगी, कार्बन की होगी। है ना, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है सर। चलिए इसके बाद हम इस वाटर की परसेंटेज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैं लिखूंगा परसेंटेज ऑफ वाटर की, नहीं वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है, हाँ हाइड्रोजन, दिस इज इक्वल टू, चूंकि आपने एक्स ग्राम ऑफ वाटर में हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकाली जाती है, हम क्या करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ वाटर फॉर्मेड। तो वाटर 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 कितना है, दैट इज इक्वल टू 0.30 डिवाइड करेंगे मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू 0.45। परसेंटेज निकालिए बेटा तो मल्टीप्लाई करेंगे 100, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर मिलेगा। है ना, है ना इजी, है ना इजी, कितना इजी है, वेरी गुड। देखिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें इतना क्या सोचना है बेटा, इतना क्या सोचना है, सोचिएगा मत आप। जो पैरामीटर से अब यहां पे देखिए, ये हाउ 0.247 grams ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव on combustion, what they give, what this organic compound give on combustion 0.45 grams of carbon dioxide। बराबर ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसमें बस वैल्यूज डिफरेंट है। आप क्या करोगे, परसेंटेज, ओ सॉरी ये तो बहुत बड़ा लिख रहा है, हम क्या करेंगे बेटा परसेंटेज निकालेंगे। किसकी परसेंटेज निकालनी है, कार्बन की निकालनी है, मुझे पता है, आपको पता है, इट इज 12 डिवाइडेड बाय 44। देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कितना यहां पे मिल रहा है, इट इज 0.0495 डिवाइड करेंगे मास ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू 0.2475 मल्टीप्लाई करिए 100, वैल्यू आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है ना। इसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, बेटा बिल्कुल आसान है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को कैसे निकालेंगे, एक्स ग्राम ऑफ वाटर में जो निकालना है तो 2 डिवाइड बाय 18 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वाटर, एक्स ग्राम ऑफ वाटर कितना है, वो कितना है, वाटर है ना 0.0, इसी में तो आपने हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, तो ये एक्स ग्राम ऑफ वाटर है 0.205, तो एक्स ग्राम ऑफ वाटर में क्या करेंगे डिवाइड, 2 डिवाइड बाय 18, और मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज इक्वल टू 0.24। ये खुद बेटा सॉल्व कीजिएगा, ये तो ये बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, वरना यहाँ पे टाइम हमारा बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा और जो ये लेक्चर ये बहुत लेंथी होगा, फिर आप बहुत ज्यादा बोर होती हो, इसलिए इनको खुद कैलकुलेट कीजिएगा। ओके, तरीका तो यही है, तरीका यही है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव अनदर क्वेश्चन। अब कभी कभार क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है क्वेश्चन तो सेम होता है, क्वेश्चन तो वैसे ही करना है, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या लिखा, कभी उधर इधर उधर लिखता है, लेकिन क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 0.378 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वाज सब्जेक्टेड बाय लाइबनिट्ज मेथड। अब इसने उस क्वेश्चन को थोड़ा लंबा खींचा है ना, वो सारा लिख रहा है। तो वहां से क्या निकल रहा है, एज सच यही निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा। वो मैंने अभी आपको बताया, जो वाटर वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड आपको पोटाश बल्ब में मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड में आपको वाटर मिलेगा, राइट। वो पूरा एक्सपेरिमेंट बता रहा है। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट द इंक्रीज इन द रेस्पेक्टिव वेट्स वेयर, हाँ फिर जब क्या देखा गया,
जो पहले इनका ये पोटाश बल्ब या जो कैल्शियम क्लोराइड का जो ट्यूब है उनका मास एक्सपेरिमेंट के बाद जब उनके अंदर रेस्पेक्टिव बल्ब्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जाएगा तो जाहिर सी बात है उनका मास वो तो इंक्रीज होगा। कितना मास इंक्रीज होगा? एक बल्ब का इतना, तो जिस बल्ब का मास इतना होगा जाहिर सी बात है किसी सब्सटेंस का मास इंक्रीज हुआ होगा और दूसरे में इतना मास इंक्रीज हुआ है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, पहले पोटाश बल्ब का मास इतना इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास है। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब का जो मास जो पहले मेजर किया गया था उसके बाद एक्सपेरिमेंट के बाद उसमें जो इंक्रीज आया मास में वो 0.162 ग्राम था। मतलब ये किसका मास है? इट्स द मास ऑफ द वाटर। बस ये आपने यहाँ पे समझना है, दिस इज द मास ऑफ CO2, जो कि किसका मास असल में ये किस में इंक्रीज हो रहा है? इन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और ये किसका मास है? इट इज बेसिकली द मास ऑफ H2O, जो एक्चुअली किसके अंदर ये इंक्रीज हुआ? CaCl2 के अंदर इंक्रीज हुआ। मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी आपको दिया हुआ है, इट इज 0.378 ग्राम। कीजिए, करिए इसकी कैलकुलेशन में इसकी परसेंटेज निकालिए। वो तो पता है, मैं अब नहीं बताऊंगा, खुद कीजिएगा। चलो थोड़ा सा दिखाते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन कार्बन इट इज 12 डिवाइडेड बाय बेटा 44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेट, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.264, मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज 0.378 मल्टीप्लाई 100। ऐसे हाइड्रोजन की परसेंटेज 2 डिवाइडेड बाय 18 राइट इंटू मास ऑफ वाटर फॉर्मर, इतना मास इंक्रीज हुआ, मतलब ये वाटर का मास वो कितना है? 0.162 ग्राम डिवाइड करेंगे 0.378 ग्राम और मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100 से। ये इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। बेटा मैं थोड़ा सा पानी पीऊं, मैं थोड़ा सा पानी पीऊं। हाँ बिल्कुल इजी, आप इसको तब तक नोट कीजिएगा बेटा, इसको तब तक नोट कीजिएगा, आप इसको नोट कीजिएगा। ये जो आज का वीडियो आप देख रहे हो ये रिकॉर्डेड है, क्योंकि जिस टाइम हमारी लाइव क्लास होती है आज उस टाइम में मैं अपने घर में नहीं हूँ, दैट इज वाई पहले मैंने रिकॉर्ड करके रखा सो दैट आज प्रॉपर टाइम पे क्लास हो जाए। तो मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि आज का क्लास वो आपके साथ लाइव नहीं हो रही है, प्रीमियर में हमने ये क्लास रखी। स्टिल आई एम वाचिंग योर कमेंट्स, अगर कोई शक होगा तो कमेंट में आप बताइए, मैं आपके कमेंट चेक कर रहा हूँ। राइट ओके, चलिए बेटा इसके बाद estimation of nitrogen, this one is very very important। अगर from the examination point of the view देखा जाए तो estimation of कार्बन हाइड्रोजन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। हमारे पास दो मेथड से जिनसे हम नाइट्रोजन की एस्टिमेशन करते हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड इज दुमाज मेथड और दूसरा जो मेथड है उसको हम बेटा बोलते हैं जल्दालुस मेथड। दुमाज मेथड के अंदर देखिए क्या होता है, आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट, सिंपली सीधी सी बात, यहाँ पे कोई टेंशन वंशन नहीं है। जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ओके, इसमें कार्बन भी प्रेजेंट होगा, इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। सबसे पहले इनको रिएक्ट कराया जा रहा है किसके साथ? कोर्स कॉपर ऑक्साइड के साथ। जाहिर सी बात है ये ऑक्साइड इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। जब इनकी कंबशन हम करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की इस फर्नेस के अंदर, इस मेथड को हम दुमाज मेथड कहते हैं, मैं समझाऊंगा। देखिए बेटा, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, इसकी कंबशन करते हैं। कंबशन में ऑक्सीडेशन होती है, आपको मिलेगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, आपको यहाँ पे मिलेगा वाटर, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन होगी, इसके साथ भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, इसके साथ भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में, ये हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो नाइट्रोजन है जो इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं चाहिए, आपको ये इस फॉर्म में चाहिए, N2 की फॉर्म में चाहिए, नाइट्रोजन की फॉर्म में चाहिए। तब जाके इसको हम किसके साथ, किसके थ्रू पास कराते हैं? कोर्स कार्बन इस क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ, सो देट जो यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बना ये उसको कन्वर्ट करिए किसमें? नाइट्रोजन गैस में। और वही नाइट्रोजन गैस इस एपरेट के अंदर कलेक्ट किया जाता है जिसमें प्रॉपर रीडिंग लगी हुई होती है। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोमीटर, या हम इसको बोलते हैं शिफ्स नाइट्रोमीटर। नाइट्रोमीटर देखिए बेटा, यहां पे मैंने पहले ही बताया, मैं क्रैक्स आपको यहां पे बता रहा हूं, मैं पूरे एक्सपेरिमेंट्स यहां पे समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम हमारा ये वेस्ट करेगा। अब यहां पे चूंकि अभी हम आपको ये रिवाइज करा रहे हैं, कोई डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं,
नेक्स्ट सेशन में जो नया 11th क्लास होगा उनको प्रॉपरली ये सारा सब कुछ सिखाया जाएगा, पूरा मेथड सिखाया जाएगा। अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है, हमारे पास अभी बहुत सारे चैप्टर्स वो पेंडिंग है, तो उन चैप्टर्स को भी कंप्लीट करना है। दैट इज वाई यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। आपका जो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो इस मेथड के अंदर, इस दुमाज मेथड के अंदर वो कन्वर्ट होता है किस में, नाइट्रोजन गैस में, जो कलेक्ट किया जाता है इस एपरेट के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं शिफ्स नाइट्रोमीटर। Alright, good. The Dumas method for nitrogen estimation involves complete burning a known mass of organic sample in excess oxygen to produce a gas mixture of carbon dioxide। वो तो मैंने अभी आपको बताया, कार्बन कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड वाटर ना, जो हाइड्रोजन वो वाटर में कन्वर्ट होगा, और जो नाइट्रोजन होगा ये फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, N2 में। दीज गैसेस आर देन पास्ड over hot copper to convert any nitrogen oxide to the N2 नाइट्रोजन। अगर कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बना होगा उसको हम पास करते हैं किसके थ्रू, ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन वाटर में, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। अगर कभी कभार क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना होगा तो उसको इसके थ्रू जब पास किया जाता है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन में, जो यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। इस एपरेट को हम बोलते हैं शिफ्स नाइट्रोमीटर। डन। द कार्बन डाइऑक्साइड इज देन एब्जॉर्ब्ड बाय, अभी आपने लाइबिगस मेथड में देखा ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे एब्जॉर्ब होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा, इससे भी आप कार्बन की परसेंटेज निकाल सकते हो। वो आपने देखना है इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना बढ़ गया है, एंड द रिमेनिंग नाइट्रोजन गैस इज कलेक्टेड, और ये कहां पे कलेक्ट किया जाता है वो तो आपको पता है, नाइट्रोमीटर में, एंड द क्वांटिटी एंड क्वांटिफाइड, और उसके बाद उसकी परसेंटेज निकाली जाती है often by measuring its volume and converting it to the mass of the nitrogen in the original sample। देखिए बेटा, इसके लिए जो आपने इक्वेशन याद रखनी है उस इक्वेशन को याद रखेगा। अब ज्यादा टेंशन वो कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, बहुत सारा टाइम खाएगा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय दुमाज मेथड, देखिए हमने करना क्या है, मैं आपको एक क्वेश्चन करेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर ये सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। इसमें आपने परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, मैं लिखूंगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बेटा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ओके, ये शॉर्ट में लिखेंगे, इतना बड़ा हमने क्यों लिखा, नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय दुमाज मेथड। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय दुमाज मेथड, दैट इज इक्वल टू, हाँ, जो N2 है, N2 का मॉलिक्यूलर मास वो आता है 28 ग्राम्स आपको मिलेंगे एक मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस में। 1 मोल ऑफ एनी गैस 8 STP किसके बराबर होता है, हाँ शाबाश, यहां पे मैं लिखूंगा 2244 2244 22440 2244 22440, यस माय डियर, इट इज 22440। ये आएगा जो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर्स। तो ml में कन्वर्ट कीजिएगा, दैट विल बी इक्वल टू 22400। गलत हो गया, 22400 22400 224, शाबाश 22400, राइट बेटा, 22400 मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP, ये क्या है मैं समझाऊंगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस। ओके बेटा, सिंपल है ना, सिंपल है सर, बिल्कुल आसान है। तो परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, ये आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो 100। तो ये वो इक्वेशन है जिससे आप क्या निकालते हो, परसेंटेज किसकी बेटा, आप नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालते हो। किस मेथड से, उस मेथड को हम नाम देते हैं बेटा, उस मेथड को हम नाम देते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं दुमाज मेथड। ओके, उसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद पहले फिर से पानी पीता हूं, बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे हमारे कहने का मतलब क्या था, तो आपने जो यहाँ पे किसका, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है वो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। ये वॉल्यूम ऑफ N2 8 STP ये कैसे निकालते हैं, बाकी ये भी दिया होगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये हमने निकालना है, ये कैसे हम निकालते हैं।
वॉल्यूम ऑफ N2 8 STP। ये मैं एक क्वेश्चन समझाऊंगा तो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या है। देखिए बेटा, वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, आराम से क्वेश्चन को समझेगा और कैसे इसको सॉल्व करना है इन दुमाज मेथड। 0.206 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका मतलब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हम लिखेंगे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल में लिखूंगा शॉर्ट में मास ऑफ सैंपल, वो कितना है, इट इज इक्वल टू 0.206 ग्राम्स, राइट, है ना, बिल्कुल आसान। इट गेव 18.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मॉइस्ट N2। हाँ, तो यहां पे हम लिखेंगे ये क्या दे रहा है, मैं लिखूंगा N2, यानी ये दे रहा है नाइट्रोजन, बट दिस इज एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है। तो यहां पे जो आपका N2 इसको हम लिखेंगे V1, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बट ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कितना दे रहा है, इट गिव्स 18.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है V1। अभी जो यहाँ पे सारे वैल्यूज ये किस पे दिए हुए हैं, ये दिए हुए ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, जिस पे आप जिन जिन कंडीशंस पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसका मास 0.206 ग्राम है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहां से कितना नाइट्रोजन निकल रहा है आपको यहां पे, आप इक्वेशन में देखिए, आपको यहां पे इक्वेशन में चाहिए वॉल्यूम ऑफ N2 8 STP। यहां पे जो वॉल्यूम दिया हुआ है N2 का, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे है, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे, हमें चाहिए STP पे, वही तो मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपको N2 दिया हुआ है ना, 17 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहां पे टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो चलो हम उसको एज्यूम करते हैं T1, ये कितना है 17 डिग्री, हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है डिग्रीज को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, केल्विन में, बाय एडिंग 273, राइट, ये आपको पता होगा, क्लास 9th में आप पढ़ते हो। तो ये टोटल में बनेगा 290 केल्विन। तो ये आपका T1 भी दिया हुआ है, ये भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, दिस टू इज एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, राइट। उसके बाद एंड 760 ये भी दिया हुआ है, एंड 760 mm मर्क्यूरी ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर है, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे प्रेशर है। मगर यहां पे बेटा देखिए, अगर आपको प्रेशर दिया होगा एक क्वेश्चन के अंदर और साथ में एक्वस टेंशन दिया होगा, इस टेम्परेचर पे एक्वस टेंशन देखिएगा कितना है, वो है 14.5, ओके, तो 14.5 यहां पे हम लिखेंगे। देखिए आपका प्रेशर P1 हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू, वो है 760, यहां पे एक्वस टेंशन कितना दिया है 14.5, ये आप इसको माइनस कीजिएगा 14.5, ये P1 आपका बनेगा 760, यहां पे लिखेंगे 760 को आपने माइनस करना है, वो कितना माइनस करना है 14.5, ये आएगा 14.5, ये आएगा 5, 10 में से 4 ये आएगा 6, 5 में से 1 आएगा 4, ये आएगा 7, तो 746.5 यहां पे आएगा आपका P1 746.5 mm ऑफ मर्करी। ये हो गए सारे कौन से कंडीशंस, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। चलिए हम देखते हैं हमारे STP कंडीशंस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। लेट अस चेक इट आउट। यहां पे मैं लिखूंगा हमें चाहिए N2 आपको चाहिए किस कंडीशन पे 8 STP, तो ये हमें निकालना है, N2 हमें निकालना है, ओके। T1 STP क्या है, टेम्परेचर रेट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन, है ना, बिल्कुल आसान। जो प्रेशर है वो कितना है, यानी P2, सॉरी इट इज T2, मैं यहां पे लिखूंगा P2 दैट इज इक्वल टू, P2 आपका 760 mm ऑफ मर्करी है, mm ऑफ मर्करी है। तो ये आपके एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ये आपके एसटीपी कंडीशंस। अब आपने यहां पे N2 मतलब जो आपका V2 है, V2 आपने निकालना है। V2 का मतलब वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बट 8 STP, क्योंकि आपको इक्वेशन में क्या चाहिए, यू नीड वॉल्यूम ऑफ N2 8 STP, नॉट 8 एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, यू नीड वॉल्यूम ऑफ N2 8 STP। तभी हमें क्या करेंगे, तभी हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे ये V2 निकालेंगे, जो आपके STP में V2 आता है किसका, नाइट्रोजन का, वो हम निकालेंगे बाय यूजिंग एन इक्वेशन। उस इक्वेशन को हम नाम देते हैं गैस इक्वेशन। गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन क्या है बेटा, इज P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। हमें क्या चाहिए,
हमें P1 भी दिया हुआ है, V1 भी दिया हुआ है, T1 भी दिया हुआ है, P2 भी दिया हुआ है, T2 भी दिया हुआ है, तो V2 हम क्या नहीं निकाल सकते? ये तो सिंपल है बेटा। मैं एक काम करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा V2 निकलेगा किसके बराबर? करो P1 V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई P2 इंटू T1। ये पूरी इक्वेशन आएगी। ऐसे आपको क्या मिलेगा? ऐसे आपको V2 मिलेगा। यानी ये V2 कहां पे है? किस पे? 8 STP। आप ये नहीं निकाल रहे हो, आप ये नहीं निकाल रहे हो, ये V2 आप नहीं निकाल रहे हो। किस इक्वेशन से आपने निकाला है? उस इक्वेशन को हम बेटा बोलते हैं गैस इक्वेशन। यहां पे पूरा देखिए बेटा, पूरा देखिए। ये P1 V1 डिवाइड बाई T1 किसके बराबर होता है? P2 V2 डिवाइड बाई T2। आपने V2 निकालना है तो मैंने V2 लिखा। इसको इसके साथ P1 V1 इंटू T2 डिवाइड करेंगे P2 इंटू T1। वो तो मैंने सही लिखा। अब वैल्यूज पुट कीजिएगा। आप लिखेंगे V2 इज इक्वल टू, जरा मुझे बताओ प्रेशर P1 कितना था? वो कुछ पॉइंट था, पॉइंट में कुछ था। P1 हाँ, दैट इज इक्वल टू 746.5 746.5 746.5 ओके, इनटू V1 कितना था? मैं भूल गया V1 कितना था? दैट इज 18.8। इट इज 18.8। उसके बाद T2 इज 273 डिवाइड करेंगे बेटा P2 आपका कितना है? P2 आपका कितना है? इट इज 760 mm ऑफ मर्करी। मल्टीप्लाई करेंगे T1 आपका कितना है? T1 आप देखिए इट इज 290। यस माय डियर, इट इज 290। तो मल्टीप्लाई करेंगे 290। ओके, तो V2 का वैल्यू मैं यहाँ पे जल्दी इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। ये किसके बराबर आता है? लेट मी चेक इट बेटा, लेट मी चेक इट। ये आएगा 746, यह आएगा 746.5 इंटू 18.8 into 273, that will be equal to 336 डिवाइड करेंगे बेटा। किससे डिवाइड करना है? 760 डिवाइडेड बाई, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 760 मल्टीप्लाई बाई 290, दैट इज इक्वल टू 2222040। अब हम डिवाइड करेंगे 3831336 divide 22040, that is equal to 17 point something, 17.38 में यहां पे लिखूंगा। ये आपका आया V2 यानी वॉल्यूम ऑफ N28 STP। दिस इज वॉल्यूम ऑफ N2, मैं यहां पे लिखूंगा N28 STP। now put this value in the equation which you have percentage of nitrogen, that will be equal to 28 divided by 22400 into volume of N28 STP। वो कितना है? 17.38 डिवाइड कीजिएगा मास ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टेंस कितना था बेटा? मास ऑफ ऑर्गेनिक सबस्टेंस था 0.206 ग्राम्स। 0.206 ग्राम्स मल्टीप्लाई कीजिए 100, जो यहां पे वैल्यू आएगा वो इसका आंसर होगा। डन? क्लियर हुआ होगा। चलिए, एक और मेथड है हमारे पास नाइट्रोजन की एस्टिमेशन के लिए, नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए। व्हाट इज दैट बेटा? उसको हम बोलते हैं जल्दाल्स मेथड। मैं जल्दी आपको यहां पे बताऊंगा इस मेथड का प्रोसीजर क्या है। पहले एक फ्लास्क ली जाती है, इसको हम बोलते हैं जल्दाल्स फ्लास्क। ये राउंड बॉटम फ्लास्क की जैसी होती है, इसकी गर्दन लंबी होती है, तो इसी फ्लास्क को हम बोलते हैं जल्दाल्स फ्लास्क, क्योंकि इस फ्लास्क के अंदर इसको किया जाता है। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज जल्दाल्स मेथड। इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है H2SO4, राइट। सिंपल तरीका मैं बताऊंगा इस जल्दाल्स मेथड को कैसे किया जाता है। फ्लास्क ली जाती है, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड रखा जाता है, इसी में आपका ऑर्गेनिक सैंपल रखा जाता है बेटा, जिसके अंदर कार्बन, जिसके अंदर हाइड्रोजन, जिसके अंदर नाइट्रोजन, क्योंकि हमने इसकी परसेंटेज समझिएगा बेटा। ये नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट होगा? अपॉन हीटिंग ये नाइट्रोजन बेटा रिएक्ट होगा H2SO4 के साथ। क्लियर हुआ ना? तो यहां पे बनेगा अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। दिस विल बी कॉल्ड एज अमोनियम सल्फेट। डन? तो अपॉन हीटिंग तो ये कंपाउंड बनेगा। इस मिक्सचर को अब इस फ्लास्क के अंदर, आरबी फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, जहां पे आपने ऑलरेडी क्या लिया होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब अब ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? NH4SO4। ये अब रिएक्ट हो रहा है यहां पे। चलिए इसको यहां पे लाएंगे। ये आपके पास NH4 था होल ट्वाइस
SO4। यहां पे आपने ऑलरेडी इसमें क्या रखा है, हाँ, नून अमाउंट ऑफ दिस नून वॉल्यूम ऑफ दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी ये स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है। आपको इसकी जो प्रॉपर्टी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, वो सब कुछ दिया होता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हम कहेंगे, इस टर्म को हम स्टैंडर्ड कहेंगे। तो इसके साथ रिएक्ट होता है NaOH के साथ। जब ये इसके साथ रिएक्ट होगा बेटा, यहाँ पे NH3 निकलता है, अमोनियम। इसी अमोनियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इसी के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। साथ में यहाँ पे आपको मिलेगा Na2SO4, ये भी बनता है, प्लस यहाँ पे H2O निकलता है। ओके, तो जो ये अमोनिया आता है, यहाँ पे अमोनिया यहाँ से इस फ्लास्क के अंदर डाल दिया जाता है। इस फ्लास्क के अंदर आपने क्या लिया होता है, आपने एक्सेस में बेटा, आपने यहाँ पे एक्सेस में H2SO4 लिया होता है। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक जलदालस फ्लास्क ली जाती है। जलदालस फ्लास्क के अंदर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो आपने जलदालस फ्लास्क में लिया होता है, हीट देते हैं तो ये कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड को हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, वही तो कंटेंट सब जलदालस फ्लास्क, आफ्टर डाइजेशन, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। फिर इसके बाद इसको इस फ्लास्क में डाला जाता है, जहां पे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी रखा होता है। हीट अगेन देते हैं, हीट देने से क्या होता है, आपका नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट होगा, अमोनिया में कन्वर्ट होगा। और साथ में ये साल्ट भी बनता है, वाटर भी बनता है, हमारा काम इसके साथ है। तो ये अमोनिया, क्योंकि इसी के अंदर नाइट्रोजन है, ये अमोनिया आता है और यहां पे आ जाता है। और इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपने यहां पे देखिए नॉन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड, मतलब जो यहां पे आपका एसिड होता है, उसकी नॉर्मलिटी, उसकी फॉर्मलिटी, वो सब कुछ दिया होता है। स्टैंडर्ड उसी को कहते हैं। तो आपका अमोनिया, वो अमोनिया यहां पे आ रहा है, यहां पे H2SO4 आपने लिया होता है, ठीक है ना। H2SO4 एक्सेस में आप H2SO4, सारा H2SO4 यहां पे इसको एब्जॉर्ब नहीं करते, किसको, अमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं करते। देखिए यहां पे रिएक्शन क्या होती है, NH3 ऊपर से आता है, नीचे क्या होता है, H2SO4, वापस क्या बन जाता है, NH4 होल ट्वाइस SO4। तो ये कंपाउंड बेटा बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो यहां पे आपका एसिड होता है, वो सारा एसिड इसमें यूज नहीं होता है। अब जो एसिड, जो रेसिडुअल एसिड होता है, उस रेसिडुअल एसिड को हम न्यूट्रलाइज करते हैं। अब न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, यहां पे हम ब्यूरेट में क्या लेते हैं बेटा, ये तो अब यहां पे जो अनयूज्ड एसिड होता है, अनयूज्ड एसिड याद रखिएगा, एक होता है यूज्ड एसिड जो इसके साथ यहां पे यूज हुआ। समझिएगा समझिएगा समझिएगा, मुझे अब पता नहीं है वो यूज्ड एसिड कितना है, असल में मैंने वही यूज्ड एसिड निकालना है, वो कैसे निकालते हैं पहले समझिएगा। ये यूज्ड और अनयूज्ड क्या है, सारा एसिड यहां पे इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, कुछ अमाउंट इस एसिड का, अमोनिया का, वो एब्जॉर्ब करता है। अब कुछ एसिड क्या रहता है, वो अनयूज्ड कहलाता है, अनयूज्ड। इस अनयूज्ड को हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज, किससे, बेस से। जो बेस होती है उस स्टैंडर्ड बेस से, मैं यहां पे लिखूंगा स्टैंडर्ड बेस से, कितना अनयूज्ड एसिड को कितना अमाउंट कौन न्यूट्रलाइज करता है, बेस। आपको अनयूज्ड जब निकलेगा, अनयूज्ड से आपको किसका वॉल्यूम पता चलेगा, यूज्ड एसिड का, जो यहां पे एसिड यूज हो रहा है, उस यूज्ड एसिड का वॉल्यूम आपको पता चलेगा। तो पहले आपने क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द अनयूज्ड एसिड। वो हम कैसे निकालते हैं, देखिए बेटा, देखिए मैं जनरल इक्वेशन आपको यहां पे समझाऊंगा क्या क्या हुआ। पहले क्या हुआ, पहले आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन था, वो किसके साथ रिएक्ट हुआ, H2SO4 के साथ रिएक्ट हुआ। समझिएगा बेटा, यहां पे बनेगा NH4 होल ट्वाइस SO4। दूसरे स्टेप में, ये पहला स्टेप था, दूसरे स्टेप में आप क्या करते हो, जलदालस फ्लास्क के अंदर जो कंटेंट, ये आपके पास कंटेंट था NH4 होल ट्वाइस SO4, इसको आप राउंड बॉटम फ्लास्क में, जहां पे आपने ऑलरेडी क्या रखा था, NaOH, रिएक्शन होगी बेटा, यहां पे बनेगा Na2SO4 प्लस यहां पे बनेगा H2O। हमारा काम वो इसके साथ है, यहां पे NH3 बन रहा है। अमोनिया को आप लाइए यहां पे, तीसरे स्टेप में आप क्या कर रहे हो, इस अमोनिया को हम किस में डिसॉल्व करते हैं, इसको हम H2SO4 में डिसॉल्व करते हैं। समझिएगा, ये आपका यूज्ड एसिड कहलाएगा, यूज्ड। शाबाश, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा बेटा NH4 SO4, ये बनेगा अमोनियम सल्फेट। जो आपका अनयूज्ड एसिड होता है H2SO4, इज इट अनयूज्ड, यस माय डियर, इट इज अनयूज्ड। इसको आप किसके साथ न्यूट्रलाइज करते हो, NaOH के साथ, बेस के साथ। है बात समझ आई। तो ये आपका एसिड में यहां पे लिखूंगा ऐसे भी ठीक रहेगा। अगर हम लिखेंगे ये एसिड है हमारा, इस एसिड को हम किससे न्यूट्रलाइज करते हैं, हमारे बेस के साथ। तो यहां पे बनेगा बेटा Na2SO4 प्लस यहां पे निकलेगा H2O। मुझे क्या चाहिए, मुझे इस एसिड का वॉल्यूम चाहिए, मतलब जो अनयूज्ड एसिड है, अनयूज्ड कितना अनयूज्ड है, तो मुझे समझ आएगा यूज्ड कितना है।
टोटल एसिड दिया होगा, उस टोटल एसिड में से कितना यूज हुआ है। तो यूज तभी आपको पता चलेगा जब आपको अनयूज्ड पता चलेगा अनयूज्ड अमाउंट कितना है। वो अनयूज्ड अमाउंट हम किस इक्वेशन से निकालते हैं, ये हम लिखेंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2। व्हाट इज दिस, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज, माय डियर, इसको हम नाम देते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको एक ही लेक्चर के अंदर फिनिश करें। ओके, तो मुझे यहां पे बेटा चाहिए V1, तो V1 यही होता है आपका अनयूज्ड। अनयूज्ड निकलेगा टोटल वॉल्यूम में से, जो टोटल एसिड दिया होगा, क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम में से अनयूज्ड निकालिएगा, आपको यूज्ड एसिड का पता चलेगा, ठीक है ना। तो V1 कैसे आपको मिलेगा, जब V1 आपको मिलेगा जब आप N2V2 डिवाइड करोगे किससे, N1 से। व्हाट इज दिस V1, दिस इज वॉल्यूम ऑफ एसिड जो हमने निकालना है। व्हाट इज N1, नॉर्मलिटी ऑफ द एसिड, ये दिया होगा, शाबाश। ऐसी बेस का अमाउंट दिया होगा, कितनी बेस इतने एसिड को न्यूट्रलाइज कर रही है, तो V2 आपका दिया होगा और उस बेस की नॉर्मलिटी भी दी होगी। देखिए बेटा, असल में मुझे समझाना क्या था, जो इस मेथड से, जल्दालस मेथड से हम नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालते हैं ना, तो वो हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ, मैं लिखूंगा N नाइट्रोजन, बाय विच मेथड, जल्दालस मेथड, दैट इज इक्वल टू 1.4, ओके, इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, ओके, इनटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, डिवाइड करेंगे बेटा किससे, मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, राइट बेटा, यस माय डियर। ये जो इक्वेशन है ना आपके पास जल्दालस मेथड में, यही इक्वेशन हम यूज करते हैं। अब जो इतना बकवास मुझे करना पड़ा, वो मुझे इस टर्म की वजह से करना पड़ा, क्योंकि आपको ये भी कांस्टेंट है इक्वेशन के अंदर, ये भी दिया होगा, हाँ ये भी दिया होगा, वहां पे ये नहीं दिया होगा, वॉल्यूम ऑफ एसिड दिया होगा तो डायरेक्टली लिखे वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना है, मल्टीप्लाई कीजिए इससे, एसिड की नॉर्मलिटी कितनी है, डिवाइड कीजिए मास ऑफ द। अब अगर नहीं दिया होगा तो सबसे पहले आपने इसका ये वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड एसिड, जो टोटल वॉल्यूम एसिड का दिया होगा, उस टोटल वॉल्यूम में से हम अनयूज्ड बाहर निकालेंगे, वो आपको यहां पे मिलेगा वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड। ये प्रोसीजर है इस मेथड का। अब ये जो मेथड, ये इस क्वेश्चन से समझ आएगा। देखिए बेटा, आराम से समझिएगा, हमारा यहाँ पे कहने का मकसद क्या है, इन जल्दालस मेथड 0 पॉइंट, ओ यह गलत हो गया, हम यहाँ पे खाली इतना लिखेंगे 0.4422 ग्राम्स ऑफ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए एक एक करके बेटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं लिखूंगा सैंपल, मास ऑफ सैंपल, चलिए लिखेंगे शॉर्ट में, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0.4422 ग्राम्स। क्लियर, वाज डाइजेस्टेड विद, जब इसको किस में डिसॉल्व किया गया, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हो जाएगा, द अमोनिया इवॉल्व, जो वहां से अमोनिया इवॉल्व हो जाएगा, रिजल्टिंग इन द सॉल्यूशन विद एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब उस जो आपका कंटेंट था जल्दालस फ्लास्क के अंदर, जब उसको एसिड के अंदर डिसॉल्व हुआ, तो जो अमोनिया इवॉल्व हुआ ऑन डिस्टिलिंग द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विद द एक्सेस ऑफ अमोनियम सॉल्यूशन वाज एब्जॉर्ब्ड इन 50 ml ऑफ 1 नॉर्मल H2SO4। जो अमोनिया वो किस में डिसॉल्व हुआ, देखिए यहाँ पे जो अभी मैं आपको बता रहा था, देखिए लास्ट में यहाँ पे जो आपने फ्लास्क ली थी, ओके, इस फ्लास्क के अंदर क्या आ गया था, अमोनिया NH3। ये अमोनिया किसके साथ, चूंकि आपने इस वेसल के अंदर क्या रखा होता है, H2SO4, ध्यान से सुनिएगा, इसका टोटल वॉल्यूम वो यहाँ पे दिया हुआ है, वो कितना है उस एसिड का वॉल्यूम, और साथ में नॉर्मलिटी भी दी हुई। ये क्या हो गया, इसको क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, ये इस एसिड का टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द एसिड में यहां पे लिखूंगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड, मैं लिखूंगा टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड। अभी मत आपको पता है यूज्ड कितना है, टोटल वॉल्यूम यहां पे दिया हुआ है, इट इज 50 ml। एसिड का टोटल वॉल्यूम वो 50 ml है, और इस एसिड की नॉर्मलिटी वो 1 N है, राइट।
ये तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है इस एसिड का। फिर उसके बाद ये तो टोटल है 50 ml एसिड, नॉर्मलिटी 1 है। द रेसिडुअल एसिड जो बाकी रहता है, आधा जो एसिड वो इसके साथ रिएक्ट हो रहा है, अब जो बाकी एसिड बचता है उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और ध्यान से सुनिएगा बेटा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम बेस लेते हैं उस बेस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ बेस में लूंगा, वॉल्यूम ऑफ बेस जो हम यूज करते हैं, जो यहां पे एसिड बचता है, जो यहां पे रेसिडुअल, रेसिडुअल बोले तो बेटा इसको हम बोलते हैं अनयूज्ड, जो अनयूज्ड होता है, अनयूज्ड एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कितना, ये कितनी बेस लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 65.5 ml। ओके ना, ओके ना बेटा, ओके ओके माय डियर। सो वॉल्यूम ऑफ बेस दैट इज इक्वल टू 65.5 ml, और इसकी जो नॉर्मलिटी वो कितनी है, इट इज n/2 0.5, राइट। तो आपका एसिड भी दिया हुआ है, आपकी बेस भी दी हुई है, तो मैं ये नहीं लिखूंगा N1V1 इज इक्वल टू बेस कितना है N2V2। जरा मुझे बताइए, आप वैल्यूज यहां पे पुट कीजिएगा। वैल्यू N1 एसिड का वो तो 1 है, 1 नॉर्मल, मैं लिखूंगा 1 इंटू V1, तो मुझे निकालना है, यही तो अनयूज्ड एसिड है, दिस इज अनयूज्ड, अनयूज्ड एसिड है ना, वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड एसिड, तो वो तो इससे निकलेगा N2 0.5 इंटू V2 कितना है, V2 बोले तो बेस का कितना है, बेस है 65.5, 65.5 ml। ओके बेटा, 65.5 ml ये आपका आ गया ये। तो V1 किसके बराबर आएगा, V1 विल बी इक्वल टू, ये देखे ना V1, ये आएगा 0.5 इंटू 65.5 डिवाइड तो 1 ही आएगा। V1 देखेगा वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, जल्दी जल्दी करते हैं, ये आएगा 0.5, मैं लिखूंगा 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे 65.5 से, ये आएगा बेटा 32.75। तो ये आ गया आपका कौन सा एसिड, किसका, किसका वॉल्यूम आ गया, ये तो आ गया अनयूज्ड। अब यूज्ड का आएगा, यूज्ड एसिड विल बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड माइनस करेंगे बेटा, हाँ अनयूज्ड, हाँ शाबाश अनयूज्ड। बताओ टोटल कितना था, टोटल था आपका, टोटल एसिड कितना था, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एसिड दैट वाज इक्वल टू 50 ml, दैट वाज इक्वल टू 50 ml, माइनस करेंगे अनयूज्ड कितना आया, वो आया 32.75, ये कितना आएगा, ये आएगा कुछ 17.25 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ यस माय डियर, इट विल बी इक्वल टू 17.5 ml आपका यूज्ड एसिड आया। तो हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दैट विल बी इक्वल टू 1.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, कितना आया 17.25 है ना। नॉर्मलिटी ऑफ एसिड वो देखिए, एसिड की नॉर्मलिटी शायद इसने दी है ना, इट इज 1 नॉर्मल, यहां पे देखिए एसिड की नॉर्मलिटी वो कितनी है, वो है 1, डिवाइड करेंगे मास ऑफ द सब्सटेंस, हाउ मच वाज द मास ऑफ द सब्सटेंस, 0.4422 ग्राम्स, आपको यहां पे इसकी परसेंटेज मिलेगी। चलो हम 1.4 इंटू 17.25 that is equal to 24.15 डिवाइड करेंगे बेटा 0.4422, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 0.4422 से, तो इसकी परसेंटेज आएगी बेटा 54.61। तो इतनी परसेंटेज, इतने ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। one more sip of water, please have a patience my dear, have a patience। यहां तक बेटा समझ आया, अब बिल्कुल आसान है, कसम से बिल्कुल आसान है। चलिए आगे चलते हैं ना, परसेंटेज आप ये खुद कीजिएगा बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे इसका आंसर चाहिए, आप कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन पे कोशिश कीजिए, ये बराबर ऐसे ही करना है, पूरा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, मेथड यूज कीजिए, तो आपको इसका आंसर आएगा, राइट। ये आपके लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आपके लिए होमवर्क है। चलिए माय डियर, अब इसके बाद छोटे छोटे मेथड से अब हमें एस्टिमेशन करनी है, किस किस की,
एस्टिमेशन करेंगे बेटा, एक तो हेलोजन्स की, साथ में फास्फोरस। मैं यहां पे लिखूंगा, एक ही मेथड से करेंगे और शॉर्ट तरीका बताऊंगा। एक ही मेथड से करेंगे, फास्फोरस की करेंगे, ठीक है, सल्फर की करेंगे, और इसके बाद हम किसकी करेंगे, हेलोजन्स की करेंगे। देखिए, एक तो हेलोजन्स की करेंगे, एक फास्फोरस की करेंगे, और सल्फर की करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। केरियस मेथड इनकी जो एस्टिमेशन, हाँ किनकी, हेलोजन्स की, चाहे हेलोजन, चाहे फास्फोरस, चाहे सल्फर, इनकी बेटा हम एस्टिमेशन करते हैं बाय स्पेशल मेथड। द मेथड इज कॉल्ड इज केरियस मेथड। केरियस मेथड में समझाऊंगा, ये केरियस ट्यूब लिया जाता है, दिस इज केरियस ट्यूब, ओके। केरियस ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जाता है एक छोटे से वेसल के अंदर। बाहर से क्या रखा जाता है, बाहर से सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, दिस इज कॉल्ड इज सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पे इसी जो एक छोटी यहाँ पे ये ट्यूब जैसा होता है, टेस्ट ट्यूब, इसको केरियस ट्यूब के अंदर रखा जाता है। उस ट्यूब के अंदर पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हेलोजन प्रेजेंट होगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, सिंपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एक्स, ओके। और बाहर क्या लिया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। और यहां पे क्या किया जाता है, जब सिल्वर नाइट्रेट को इसके साथ रिएक्ट कराया जाता है, मतलब जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हेलोजन प्रेजेंट होगा, ओके। वो जब रिएक्ट होता है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो वहां पे बनता है बेटा AgX। अब ये X डिपेंड कर रहा है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर Cl होगा तो AgCl बनेगा, समझेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर Br होगा तो AgBr बनेगा। ऐसी अगर क्या होगा, अगर I होगा तो AgI बनेगा, राइट। सपोज हम इसकी, मैं शॉर्ट में आप बताऊंगा इसकी एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं। जो अब मुझे समझ आया यहां पे क्या बनता है, यहां पे बेटा बनता है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या बनता है, इस केरियस मेथड के अंदर जब हम एस्टिमेशन हेलोजन्स की करते हैं तो यहां पे आपको मिलेगा AgX, ओके, AgX। सपोज जो यहां पे लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू, सपोज हम लिखेंगे W ग्राम्स, ओके, W ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका इतना मास है W ग्राम्स। तो उस W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो वहां पे जाहिर सी बात है AgX बनेगा। सपोज लेट द मास ऑफ AgX formed इज इक्वल टू A ग्राम्स। सिंपल शॉर्ट में मैंने बताया A ग्राम्स। अब सबसे पहले देखेंगे जो AgX है, AgX जो यहां पे सिल्वर हैलाइड बनता है, AgX के अंदर 108 पार्ट्स किसके होते हैं, सिल्वर के होते हैं, और X पार्ट किसका होता है, मतलब आपने इस 108 प्लस X में X देखना है कितना है, आपने इसमें देखना है X कितना है, वो तो X पार्ट्स होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा। मैंने एज्यूम क्या किया, जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जा रहा है कंटेनिंग हेलोजन, उसका मास हम W ग्राम्स लेंगे, राइट। उसको रिएक्ट कराएंगे इसके साथ, इन केरियस मेथड सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो ये AgX में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने यहां पे बताया सपोज मास ऑफ AgX फॉर्मड बाय दिस केरियस मेथड इज इक्वल टू A ग्राम्स। अब सबसे पहले हम AgX में देखेंगे, AgX के अंदर X कितना है, सीधी सी बात है, AgX का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, सिल्वर का 108 होता है, प्लस इसका आएगा, प्लस X का आएगा, जो होगा सपोज Cl, तो 108 प्लस 35.5, ठीक है ना। उसमें कितना X प्रेजेंट होगा, जो यहां पे आपका हेलोजन होगा, तो उतने ग्राम्स उसमें, अभी बताऊंगा ना, उतने ग्राम्स इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, उतने ग्राम्स। यहां पे थोड़ा सा सिस्टम में बेटा प्रॉब्लम हो गई, एक सेकंड वेट कीजिएगा, सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, सिस्टम में प्रॉब्लम आ, हाँ अब ठीक है। देखिए AgX जो यहां पे बनता है, जाहिर सी बात है उस AgX ग्राम्स के अंदर 108 ग्राम्स सिल्वर के होंगे और X ग्राम्स किसके होंगे, वही तो मैंने यहां पे लिखा, AgX के अंदर जो X इतने पार्ट से, इसमें 108 प्लस X पार्ट से, और X में कितने पार्ट्स होंगे, X पार्ट्स होंगे, सीधी सी बात है। अब अगर हम A ग्राम ऑफ AgX में देखेंगे, तो क्या वो A ग्राम ऑफ, मैं लिखूंगा A ग्राम ऑफ AgX किसके बराबर होगा, विल इट बी इक्वल टू X डिवाइडेड बाय AgX, या हम लिखेंगे 108 प्लस X, है ना। परसेंटेज निकालनी है बेटा AgX, तो आपने किसका ये अमाउंट बताना है, आपने बताना है A ग्राम ऑफ, सॉरी मैंने यहां पे गलत लिखा फिर से, A ग्राम ऑफ AgX में कितने ग्राम्स ऑफ हेलोजन प्रेजेंट होंगे, तो क्या लिखेंगे A ग्राम ऑफ AgX में X डिवाइडेड बाय 108 प्लस X होगा। ऐसे तो समझ नहीं आएगा,
सर कोई नया तरीका बताइए, कोई नया तरीका बताइए। देखिए बेटा, सपोज सपोज अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, फॉर क्लोरीन, फॉर क्लोरीन, जरा मुझे बताओ बेटा, कंपाउंड के अंदर अगर क्लोरीन प्रेजेंट होगा, जो हमारा सिल्वर हैलाइड बनेगा, क्या वो AgCl बनेगा? AgCl। तो ये आपका मास होगा किसका? लेट द मास ऑफ द सिल्वर हैलाइड फॉर्मड इज, ये आपने कितना लिया? ये आपने लिया सपोज A ग्राम्स लिया ना, A ग्राम्स। तो आप मुझे बताओ इस AgCl के अंदर कितने ग्राम्स क्लोरीन प्रेजेंट है? वही तो मैं बता रहा हूं। Ag, ये आपका AgX है, ये आपका Ag और X है। Ag 108 प्लस इसका Cl का कितना है? वो है 35.5। ये आएगा, अगर इसको हम सम करेंगे, ये आएगा 143.5। तो 143 ग्राम्स किसका? सिल्वर क्लोराइड का। द 143 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड कंटेन्स 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। समझेगा? आपके पास सिल्वर हैलाइड बना, सिल्वर क्लोराइड बना, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 143.5 ग्राम्स। मतलब सिल्वर क्लोराइड टोटल कितने ग्राम्स है? 143.5 ग्राम्स। मुझे बताओ 143.5 ग्राम्स में कितना क्लोरीन प्रेजेंट होगा? वो होगा 35.5 ग्राम्स क्लोरीन। फिर मुझे बताओ ए ग्राम ऑफ AgCl में कितना प्रेजेंट होगा? तो AgCl को हम क्या करेंगे? इसको आपने क्या करना है? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 35 डिवाइडेड बाय 143.5। सो फॉर क्लोरीन आप याद रखिएगा, फॉर क्लोरीन आपने परसेंटेज निकालनी है। द परसेंटेज विल बी इक्वल टू, चूंकि हम यहां पे लिखेंगे मास ऑफ AgCl फॉर्मड, Ag मैं यहां पे लिखूंगा, ये समझ आएगा ऐसे, AgCl फॉर्मड डिवाइड करेंगे बेटा मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे? मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, मैं 100 से लिखूंगा। मैं लिखूंगा परसेंटेज विल बी इक्वल टू मास ऑफ, चूंकि ये A ग्राम्स दिए होंगे, इतने ग्राम्स ये बने AgCl, तो वो A ग्राम्स के अंदर कितना सिल्वर प्रेजेंट होगा? मैंने अभी बताया A ग्राम के अंदर कितना सिल्वर प्रेजेंट होगा। चलो पीछे देखते हैं, A ग्राम के अंदर ये देखिए AgX, A ग्राम के अंदर X डिवाइड बाई 108 प्लस X। वही तो मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा था। AgCl मतलब X डिवाइडेड बाई, वो आएगा 35.5 डिवाइडेड बाई 143.5, मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ किसका? मास ऑफ दिस AgCl फॉर्मूला, ये मैंने A लिया था, डिवाइड करेंगे मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो W लिया था, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये आपकी पहली इक्वेशन बनी, याद रखिएगा बेटा, ये आपकी पहली इक्वेशन बनी। मैं फिर से यहां पे नोट डाउन करूंगा। देखिए परसेंटेज क्लोरीन की वो हम कैसे निकालते हैं? फॉर परसेंटेज ऑफ क्लोरीन यू हैव टू कैलकुलेट इट 35.5 डिवाइडेड बाय 143, it is basically equal to 143.5 into A is mass of silver halide, mass of silver chloride divided by mass of organic substance, multiply करेंगे 100 से। ये इक्वेशन बेटा नोट कीजिएगा, फॉर ब्रोमीन मैं यहां पे लिखूंगा फॉर ब्रोमीन। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बेटा क्या प्रेजेंट होगा? ब्रोमीन। जाहिर सी बात है जो आपका वहां पे सिल्वर हैलाइड बनेगा, क्या वो ये होगा? AgBr। अब हम इसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। इट इज Ag का आता है 108, इसका आता है 108 प्लस में यहां पे लिखूंगा ब्रोमीन का आता है, इसका बेटा आता है टोटल 80, तो ये नहीं आएगा 188 ग्राम्स टोटल सिल्वर ब्रोमाइड का। जरा मुझे बताओ इन 188 ग्राम्स में कितने ब्रोमीन कितना ब्रोमीन प्रेजेंट होगा? क्या 80 ग्राम्स ब्रोमीन प्रेजेंट होगा? यस माय डियर स्टूडेंट्स। फिर मुझे बताओ A ग्राम ऑफ AgBr में कितना होगा? क्या वो होगा दिस 80 डिवाइड बाय 188? हाँ वही तो आपने लिखना है। सो वी विल राइट हियर परसेंटेज फॉर ब्रोमीन, मैं यहां पे लिखूंगा ब्रोमीन, दिस विल बी इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 188 इनटू मास ऑफ व्हाट, मैं लिखूंगा, चलो सीधे लिखेंगे A। व्हाट इज दिस A? इट इज AgBr। यहां पे A क्या है? इट इज AgCl। याद रखिएगा बेटा, डिवाइड करेंगे W। व्हाट इज दिस W? इट इज मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से, है ना? सिंपल, सो सिंपल एज इट इज। ऐसी चलो इसको हम इसमें रखते हैं, इनको आपने नोट करना है। यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज इक्वेशंस, you have to note down all these equations।
you have to note down all of these equations. Very, very, very important. So my dear students, let us talk about iodine. For iodine. Okay beta, for iodine what you have to do, परसेंटेज निकालेगा ना वैसे ही जैसे मैंने बताया, वहां पे बनेगा AgI it is 137. Yes my dear, yes, our confusion, let me clear this confusion. It is 127 by 235. It is 1 अगर हम ऐसे लिखेंगे AgI, इसका टोटल मास आता है कितना, इसका टोटल मास आता है 235. सिल्वर का कितना है 108, बाकी निकालिएगा वो आएगा 127. ओके हाँ 128 इसका, 108 इसका, 127 इसका, वो तो टोटल बनता है 235. तो क्या लिखेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, हम क्या लिखेंगे, चलो मैं नीचे लिखता हूं, परसेंटेज ऑफ दिस आई, दिस विल बी इक्वल टू, हम लिखेंगे बेटा 127 डिवाइड बाय, ये किसका मास है 127, इट इज एक्चुअली द मास ऑफ दिस आयोडीन. किस में ये प्रेजेंट होता है, इन 235 ग्राम्स ऑफ AgI. तो मैं लिखूंगा 235 मल्टीप्लाई करेंगे ए से, व्हाट इज दिस ए, इट इज AgI. गलत लिखा ओ ये क्या लिखा मैंने, ये क्या लिखा, इट इज AgI. डिवाइड करेंगे, व्हाट इज दिस W, मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100 से. तो ये तीन इक्वेशंस आप इनके लिए याद रखेंगे, क्लियर हो जाएगा. ओके चलिए आगे चलते हैं. अब क्वेश्चन एक यहाँ पे करते हैं, पहले क्वेश्चन एक करते हैं, पहले क्वेश्चन एक को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है. 0.40 इट इज 0.40 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो यहाँ पे हमें W दिया हुआ है, मैं लिखूंगा बेटा W. ओ सॉरी ये क्या हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा W विल बी इक्वल टू कितना है 0.40 ग्राम्स. वेरी गुड. हाँ, ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड it gives silver bromide AgBr. तो मास ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, मास ऑफ A, मैं लिखूंगा A कितना है, A is 0.30 grams. By Karius method determine the percentage of bromine in the compound. क्या हम ये नहीं लिखेंगे परसेंटेज, अभी मैंने इक्वेशन याद रखी, दिस विल बी ब्रोमीन की परसेंटेज निकालने के लिए क्या आएगा 80 डिवाइडेड बाय 188 इनटू मास ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, वो तो A से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.30 डिवाइड करेंगे बेटा मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट इज इक्वल टू 0.40 मल्टीप्लाई करेंगे 100. तो आंसर ढूंढिएगा, वो इसका आंसर होगा. इसको इवॉल्वेट कीजिएगा, वो इसका आंसर होगा. यस माय डियर स्टूडेंट्स. अब इसके बाद सल्फर आपको मिलेगा केरियस मेथड के अंदर, वो आपको मिलेगा इस फॉर्म में BaSO4. तो पहले आप इसका ये निकालिएगा, बेरियम का ये निकालिएगा, क्या निकालिएगा, इसका निकालिएगा आप, क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास. इट इज मॉलिक्यूलर मास इज 233 ग्राम्स. ओके, तो 233 grams of barium sulfate contains 32 grams of barium. हमने सल्फर का निकाला है, सॉरी हो गलत हो गया. आपने ये टोटल इसका मास निकाला, किसका, बेरियम सल्फेट का. आपने टोटल मास कितना निकाला, ये आया 233 ग्राम्स. अब जब ने इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास आपने आपस में क्या किया, प्लस किया, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आया 233 ग्राम्स. आप मुझे बताइए 233 ग्राम्स के अंदर कितना सल्फर प्रेजेंट होता है, 32 ग्राम्स. मैं लिखूंगा इसमें जो आपका सल्फर होता है, ये सल्फर यहां लाइए, बेरियम सल्फेट के अंदर जो इसके 33 ग्राम के अंदर कितना सल्फर प्रेजेंट होता है बेटा 32 ग्राम्स में. मुझे बताओ फिर A ग्राम ऑफ दिस या X ग्राम ऑफ दिस बेरियम सल्फेट कंटेन्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ दिस सल्फर. कांट वी राइट हियर इज percentage of sulfur will be equal to 32, yes my dear, divided by 233 into mass of, मैं लिखूंगा mass of, चूंकि ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, mass of BaSO4
4 डिवाइड करेंगे मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100 से, तो ये वो इक्वेशन बनेगी जिस इक्वेशन से आप किसकी परसेंटेज निकालते हो, सल्फर की निकालते हो भाई केरेस मेथड हो। केरेस मेथड के अंदर आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो किस में कन्वर्ट होता है, वो इस बेरियम सल्फेट के अंदर प्रेजेंट होता है। 233 ग्राम्स ऑफ सल्फर कंटेन्स 32 ग्राम्स ऑफ 233 ग्राम्स ऑफ बेरियम सल्फेट कंटेन्स 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर। सल्फर ओके। अब इसके बाद एक लास्ट है, वो क्या है, एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, और इसी केरियस मेथड के अंदर आपको ये इसमें मिलता है Mg2O2 इट इज O5, Mg2O2O5, Mg2O2O7 इट इज Mg2O2, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, Mg2O2 Mg2O7, हाँ इट इज मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। याद रखिएगा केरियस मेथड के अंदर जो फास्फोरस कंपाउंड के अंदर वो कन्वर्ट होता है इस फॉर्म में मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। ओके बेटा, ओके ना, ओके ओके यस माय डियर। तो इसमें अगर हम इसका टोटल ये निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, वो आएगा 222 ग्राम्स। टोटल मॉलिक्यूलर मास इतने ग्राम्स में 222 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट कंटेन्स हाउ मच Mg? P2। ओ बेटा ये आएगा यहाँ पे P2 फास्फोरस निकालना है, तो P कितना प्रेजेंट होगा, दैट इज इक्वल टू 62 ग्राम्स। ओके याद रखिएगा, अगर 222 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के अंदर कितने ग्राम्स फास्फोरस प्रेजेंट है, 62 ग्राम्स प्रेजेंट है। राइट बेटा शाबाश। तो मुझे बताओ फिर x ग्राम ऑफ Mg2P2O7 के अंदर कितनी परसेंटेज किसकी होगी, फास्फोरस की होगी। क्या हम ये यहां पे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, परसेंटेज विल बी इक्वल टू किसकी निकाल रहा हूं, फास्फोरस की निकाल रहा हूं, क्या हम ऐसे लिखेंगे 62 डिवाइडेड बाय 222? यस माय डियर, इनटू मास आप मैं शॉर्ट में लिखूंगा Mg2P2, क्योंकि हमें इसी x ग्राम ऑफ Mg2P2O7 में निकालना है। डिवाइड करेंगे मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मास ऑफ OS बोले तो मास ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो बेटा ये क्या मिलेगी आपको, ये आपको वो इक्वेशन मिलेगी जिससे आप किसकी परसेंटेज निकालते हो, जिससे आप किसकी परसेंटेज निकालते हो, यस माय डियर, जिससे आप किसकी परसेंटेज निकालते हो, जिससे आप फास्फोरस की परसेंटेज निकालते हो। लेट्स हम एक क्विक सम अप करेंगे इन सारी इक्वेशंस का, एक ही पेज पे सारी इक्वेशंस लिखेंगे। देखिए फॉर ऑक्सीजन के लिए आप वो लाइबिगस मेथड है ना, वो जैसे आपने कार्बन का देखा 12 डिवाइड बाय 44, तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कितने ऑक्सीजन, तो वो डिवाइड कीजिएगा, वो आपको समझ में आएगा। कार्बन के लिए लाइबिगस मेथड में हमने क्या पढ़ा, will it be equal to 12 divided by 44 into mass of कार्बन डाइऑक्साइड, चलो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, राइट। हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 18 इंटू वाटर फॉर्मड डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई करेंगे 100। ओके, उसके बाद नाइट्रोजन के लिए हमारे पास दो मेथड है, पहला मेथड है दुमास मेथड, जिसमें आपने देखा 28 डिवाइड बाई 22400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 8 STP, राइट, डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई किया 100 से। दूसरा मेथड जो जल्दालस मेथड है, वहां पे परसेंटेज आपने कैसे निकाली, परसेंटेज इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 1.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड डिवाइड करेंगे या इनटू करेंगे नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास नाइट्रोजन। उसके बाद हेलोजन्स हमने लिए, हेलोजन्स एक्स फॉर क्लोरीन, क्लोरीन के लिए आपने क्या लिखा, परसेंटेज किसके बराबर आती है 35 डिवाइड बाय 143.5 इंटू AgCl, मास ऑफ AgCl फॉर्म डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई करेंगे 100, है ना। ऐसे फॉर ब्रोमीन what you have to write here, 80 divided by 188 into AgBr डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। फिर आएगा आयोडीन, आयोडीन के लिए हम लिखेंगे 127 डिवाइड बाई 235
मल्टीप्लाई करेंगे AgI, डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 100। उसके बाद आपने सल्फर का देखा, सल्फर का आपका आया, वो आपका आया कितना, सल्फर का आपका आया 232 डिवाइड बाई 233, 32 32 डिवाइड बाई 233, मल्टीप्लाई करना है किसके अंदर, मास ऑफ BaSO4, डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। फास्फोरस का आपने देखा, इट इज 62 डिवाइडेड बाय व्हाट, 222, 222 इंटू Mg2P2O7, डिवाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100 करेंगे। तो ये इन सारी इक्वेशंस का सम अप है जो हमने इस सेशन के अंदर कंप्लीट किया। आई होप आप सबको ये आज का सेशन बहुत फायदा मंद लगा होगा। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो कल से 9:15 बजे आप लोगों की जो क्लास जो लाइव होती है वो रेगुलरली हुआ करेगी। कल 9:15 बजे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। फिजिकल केमिस्ट्री का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।